हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the discussion of additional practice questions for CBSE term second examination. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर CBSE एकेडमिक वेबसाइट पे अपलोड किया गया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन वही हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, जिनको सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइड किया गया होगा। यहाँ पर सेक्शन ए के 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्कर्स होंगे, सेक्शन बी के 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्कर्स होंगे, और सेक्शन सी के 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्कर्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 14 केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 सब पार्ट होंगे। ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं होगी, लेकिन इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। वैसे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है, देन डोंट वरी, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा, और इसे प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा पेपर 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 मार्क्स। सेक्शन ए, यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टडी द इक्वेशन गिवन बिलो। ये इक्वेशन है आपके पास, एलएचएस में इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ वाई दे रखा है, और यहाँ पर आरएचएस में लॉग ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन वाई है ऑन द बेस ऑफ ई। ठीक है, यहाँ पर हमें एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, और हमें अपने स्टेप्स भी दिखाने होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यहां पर दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो y के रेस्पेक्ट में। तो LHS में जैसे ही d बाय डी वाई आप लगाओगे ओवर दिस इंटीग्रल, तो बाय द डेफिनेशन हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? ये डायरेक्टली एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। समझे? अच्छा, आरएचएस में डी बाई डी वाई लगाओगे इसके ऊपर, लॉग ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन वाई इसके ऊपर, और यहाँ पर ये बेस ई है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो कैसे होगा बच्चों? देखो, लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई ऐसे आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट क्वांटिटी। समझे? चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना। तो इस y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर आपका मन हो तो यहीं पर छोड़ दो, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म में अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में आपको y मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसमें करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। देखो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं क्या? एक बार देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पर एफ ऑफ वाई मिलेगा। देखो ऊपर एक y है, नीचे वाई स्क्वायर है, मतलब नीचे एक y बचेगा, ऊपर ये y कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका वाई स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, नीचे आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक y कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ y आपके लिए बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा, और इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। वंस अगेन हमें यहाँ पर अपने स्टेप्स दिखाने होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझे? अगर आपको याद हो,
ये वाला फॉर्मूला ध्यान है आपको। cos 2a क्या होता है बच्चों? cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। वैसे इसकी वैल्यू और भी लिखी जा सकती है, बट यही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में बड़े आराम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a। ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में है sin a cos a, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 sin a cos a, वो क्या बन जाएगा बच्चों, दैट विल बी sin 2a। समझे? और ये dA तो पहले से ही है। ठीक है। अब ये क्या बना, 1/2 बाहर पहले से है बच्चों। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी टेंजेंट ऑफ 2a dA। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/2 ये रहा, यहाँ पर माइनस ln ऑफ मॉडुलस में क्या लिख लो, cos 2a। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एंगल यानी 2a लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2, उससे इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। समझे? यानी देखो इस तरीके से हम लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और प्लस में c। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, -1/4 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ cos 2a। समझे बच्चों? और ये प्लस में c, ये तो लगा ही हुआ है। या तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करो बच्चों, या फिर कैसे करो, चलिए एक अप्रोच और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर आप लोग क्या करिए, यहां पर आप लोग cos a को t पुट कर दो। जैसे ही cos a को t पुट करोगे, यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin a dA इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा बच्चों, देखो हमारा इंटीग्रल देखो इस तरीके से बनेगा, ये रहा माइनस साइन ए dA की जगह माइनस dt, और cos a को तो हमने t अभी पुट किया है, यानी ये ऐसे हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, दिस विल बी 2, और यहाँ पर cos a को आपने t माना है, मतलब 2t² माइनस 1, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाहर इस माइनस को ध्यान में रखना। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज पे फोकस करना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो मैंने 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चों। नीचे क्या है, 2t² माइनस 1। अब यहाँ पर आप क्या करो, फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, 2t² माइनस 1 इसे आप u मान लो। ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, 4t dt, नाउ दैट विल बी इक्वल टू du। ठीक है। तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, बाहर -1/4, ये पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है बच्चों। ये पूरा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 4t dt की जगह हम लिखेंगे du। ठीक है। और नीचे आपका ये u बन जाएगा। यहां से आपको बड़े आराम से अपना आंसर मिल जाएगा, यानी -1/4 ln ऑफ u। ठीक है बच्चों। और प्लस में c लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। यहां से फर्दर हम लोग अब क्या करेंगे, u का मतलब क्या था, तो u का मतलब था 2t² माइनस 1। समझे? 2t² माइनस 1, और ये प्लस में c तो लगा ही हुआ है। फाइनली आप ये चेक करो कि आपने t किसे एज्यूम किया था। यहां पर देखो t का मतलब क्या था, सो इट वाज cos² a माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर फर्दर अगर आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, यहीं पर छोड़ दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, शोवन बिलो इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने दे रखा है। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो सुनना बच्चों, यहाँ पर किस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। अगर ऑर्डर आपको निकालना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखा जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म क्या है बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज, डबल डेरिवेटिव है या सिंगल डेरिवेटिव है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d3y अपॉन dx3। तो बस यहां से आपको ऑर्डर पता चल गया। ऑर्डर क्या है बच्चों, तो ऑर्डर 3 है। अब रह गया डिग्री। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, तो एक बार आप स्क्रीन पे गिवन डेफिनेशन को फॉलो करिए।
समझे? यानी यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो डेरिवेटिव की टर्म्स में पॉलिनोमियल फॉर्म करना चाहिए, लेकिन हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो बस यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि इसका डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। समझे? ठीक है बच्चों, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने बच्चों। क्वेश्चन 3 वेक्टर अलजेब्रा में से है। क्या बोला हुआ है? शोवन बिलो आर टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स। ठीक है, वेक्टर u है और वेक्टर v भी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू निकालनी है ताकि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएं, और हमें अपने स्टेप्स भी दिखाने के लिए बोल रहा है। देखो, अगर ये दोनों वेक्टर्स यानी वेक्टर u एंड वेक्टर v कोलिनियर हैं, अगर ये कोलिनियर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशोज विल बी प्रोपोर्शनल। समझे कि नहीं? ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया ना बच्चों। अब देखो, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है? इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों? तो 3 माइनस p और ये 5। अच्छा, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों? यहाँ पर -6, ये 14 और ये q। तो चलो जरा डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल है, इस बात का यूज करते हुए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 अपॉन -6, नाउ दैट विल बी इक्वल टू -p अपॉन 14, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन q। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर करोगे? ध्यान से सुनना। 3 अपॉन -6 यानी -1 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -p अपॉन 14। एक तो ये कंसीडर करेंगे और एक क्या करेंगे? 3 अपॉन -6 यानी -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन q। ठीक है, तो इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, माइनस और माइनस तो कैंसिल होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी 7 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा q। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5 इंटू 2 और ये नेगेटिव भी उधर भेज देंगे यानी -10। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों? यहाँ पर पॉइंट A, B, C एंड D, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये चारों पॉइंट स्पेस में हैं। ये लिखा हुआ है दीज आर द 4 पॉइंट्स इन स्पेस। लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल। अब यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, AB लाइन और CD लाइन, ये पैरेलल होंगी। आपको यहाँ पर P की वैल्यू बतानी है। शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजंस। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? लाइन AB का डायरेक्शन रेशोज लिख लूंगा। ठीक है, द DRs ऑफ लाइन AB। तो किस तरीके से आएगा बच्चों? फॉर्मूला याद है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। चलो स्टार्ट करते हैं। -2 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना? इस तरीके से माइनस ऑफ -1 हो जाएगा वो। फिर आपका 3 - 3, देखो यहाँ पर y2 - y1, फिर आपका z2 - z1 यानी -1 -2। इस तरीके से, मतलब फर्दर आप इसे क्या लिख सकते हो? ये बनेगा 1 - 2 यानी -1, यहाँ पर 0 और ये -3। इसी तरीके से आपको डायरेक्शन रेशोज लिखने होंगे, द DRs ऑफ द लाइन CD। तो इसका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर पॉइंट C और यहाँ पर पॉइंट D आपको दिख रहा होगा। डायरेक्टली लिख दूं? ठीक है, x2 - x1, तो ये क्या बनेगा आपका? ये आपका 3 आने वाला है, चेक करो। ठीक है, y2 - y1, ये क्या बनेगा? तो 0, z2 - z1 यानी 3 - p। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लाइंस क्या हैं? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है ना? अब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशोज क्या होने चाहिए बच्चों? डायरेक्शन रेशोज इनके पैरेलल होने चाहिए। DRs ऑफ पैरेलल लाइंस, DR ऑफ पैरेलल लाइंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। समझे? तो अब यहाँ से क्या बात बनेगी बच्चों? देखो, यहाँ -1 है, ठीक है ना? और यहाँ पर 3, फिर 0 और फिर 0, यहाँ पर है आपका -3
और यहाँ पर है आपका 3 माइनस पी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो -1/3 -1/3 ये वाला, दैट इज इक्वल टू -3/3 माइनस पी। चलो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस पी इंटू 1 और यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। तो फाइनली पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 माइनस 9 यानी -6। बस ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हो चुका है बच्चों। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 ये रहा आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है, भवानी इज गोइंग टू प्ले अ गेम ऑफ चेस against one of 4 opponents in an inter-college sports competition. Each opponent is equally likely to be paired against her. The table below shows the chances of Bhavani losing when paired against each opponent. यहाँ पर opponent ये रहा, opponent 1, opponent 2, opponent 3, opponent 4। opponent 1 के अगेंस्ट भवानी के लूज करने का चांस क्या है, तो 12%। यहाँ पर अपोनेंट 2 के लिए 60%, फिर x% अपोनेंट 3rd में, और अपोनेंट 4 के अगेंस्ट लूज करने का चांस है 84%। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट भवानी लूजेस द गेम दैट डे इज 1/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर भवानी टू बी लूजिंग द गेम व्हेन पेयर्ड अगेंस्ट अपोनेंट 3। शो योर स्टेप्स। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे। अगर मैं इवेंट्स लिखने लगूं, यहाँ देखो मैं इवेंट्स लिख रहा हूं, लेट इवेंट E1, E2, E3 एंड E4। ये क्या है बच्चों, लेट E1, E2, E3 एंड E4 बी द इवेंट्स दैट भवानी is paired against the opponent 1, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। समझे, यानी अपोनेंट 1 के अगेंस्ट भवानी का पेयरिंग बनेगा गेम के लिए, उसको मैंने इवेंट E1 माना। ऐसे ही अपोनेंट 2 के लिए E2, अपोनेंट 3 के लिए E3 और अपोनेंट 4 के लिए इवेंट E4 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर एक इवेंट और मैं एज्यूम करूंगा, लेट इवेंट E, भवानी लूजेस द गेम। ठीक है, ये मैंने इवेंट मान लिया। अब यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि आपको P ऑफ E की वैल्यू दे रखी है, और ये क्या है, ये 1/2 है। लेकिन P ऑफ E हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो P ऑफ E हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके। देखो इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, E/E2 का प्रोबेबिलिटी, और ये P ऑफ E2, यहाँ पर P ऑफ E/E3 इंटू P ऑफ E3, फिर आपका आएगा P ऑफ E/E4 इंटू P ऑफ E4। अब ये पूरा आपको दे रखा है 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ईच अपोनेंट इज इक्वली लाइकली टू बी पेयर्ड अगेंस्ट हर। ठीक है ना, यानी भवानी जब यहाँ पर गेम खेल रही होगी तो हर एक अपोनेंट के साथ उसका पेयरिंग होने का चांस इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि P ऑफ E1 या P ऑफ E2 या P ऑफ E3 या P ऑफ E4, इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो इनकी वैल्यूज आ जाएगी बच्चों 1/4। ठीक है ना, चलो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1/4 जैसे ही आप डालोगे इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, तो यहाँ से बेसिकली एक कॉमन ही आ जाएगा। अब अंदर क्या मिलेगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख लूंगा। 2 मार्कर क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेप दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, वैसे इसने बोला तो था कि शो योर स्टेप्स, तो ये सारे स्टेप ही तो दिखा रहा हूं मैं। अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या है, P ऑफ E ओवर E1, यानी अगर अपोनेंट फर्स्ट के अगेंस्ट भवानी का पेयरिंग होगा तो वो गेम लूज कर दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो रो 2 में क्या लिखा हुआ है टेबल के अंदर, भवानीज चांसेस ऑफ लूजिंग। तो अपोनेंट 1 के अगेंस्ट क्या चांस है, तो 12%, यानी 12/100 लिख लो। ठीक है ना। पी ऑफ E1 की वैल्यू 1/4 होगी, मैं कॉमन पहले ही ले चुका हूं। यहां पर देखो अपोनेंट 2 के अगेंस्ट 60%, यानी 60/100 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अपोनेंट 3 के अगेंस्ट ये X% है, तो इसको ऐसे लिख लो, P ऑफ E ओवर E3 का वैल्यू, P ऑफ E ओवर E4 के लिए अपोनेंट 4 यानी 84% आ जाएगा। देखो इस तरीके से। और ये पूरा किसके इक्वल है बच्चों, तो ये पूरा 1/2 के इक्वल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहां से आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखो डिनोमिनेटर में से 100 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/400 बनेगा। ठीक है ना। अच्छा ऊपर क्या होगा देख लेते हैं जरा। यहाँ पर 12 प्लस 60 प्लस x प्लस 84, और यहाँ मैंने बोला था 1/400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 400/2, यानी ये हो जाएगा 200। ठीक है बच्चों। तो यहां से ये क्या बनेगा आपके लिए, देखो जरा इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 60 प्लस 12 यानी ये हो जाएगा 72, और यहाँ पर 84 पहले से ही है, इसको ऐड करो, एक बार चेक करो, ऐसा आएगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 माइनस 156, दैट मीन्स ये बनेगा 44। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी किस चीज की, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी P ऑफ E ओवर E3 के लिए। देखो यहाँ पर जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, भवानी टू बी लूजिंग द गेम व्हेन पेयर्ड अगेंस्ट अपोनेंट 3, समझे। तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना था, वो कितना है X%, X की वैल्यू ये रही, यानी ये हो जाएगा 44%, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 44/100 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, या फिर यहीं पर आंसर डिक्लेयर कर दो, मैंने यहीं पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है बच्चों। तो बस एक प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा इवेंट्स के साथ, यहाँ पर हमने सारे स्टेप भी दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला हुआ है, इन द गेम ऑफ आर्चरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखित एंड हरीश हिटिंग द टारगेट आर this much and this much respectively. If both of them shoot an arrow, find the probability that the target is not hit by either of them. देखो अगर यहां पर मैं इवेंट्स ले लूं, लेट इवेंट L डिनोट दैट लिखित हिट्स द टारगेट। ठीक है ना। ये मैंने इवेंट ले लिया, और यहां पर एक इवेंट H ले लेता हूं। क्या लूंगा भाई, कि हरीश हिट्स द टारगेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हमें डाटा क्या दे रखा है, P ऑफ L यानी 2/3, और P ऑफ H यानी 3/4। ठीक है ना। यहां पर एक चीज पहले से ही निकाल के रख लो, P ऑफ L डैश, तो 1 माइनस P ऑफ L करेंगे, यानी 1 माइनस 2/3, यानी ये आ जाएगा 1/3। सिमिलरली P ऑफ H डैश भी निकाल के रख लो, 1 माइनस 3/4, यानी ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या निकालनी है, तो जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज नॉट हिट बाय ईदर ऑफ देम, यानी लिखित भी हिट नहीं करेगा, लिखित भी हिट नहीं करेगा, और हरीश भी हिट नहीं करेगा, मतलब इसने भी हिट नहीं किया और इसने भी हिट नहीं किया। अब इनकी वैल्यूज मेरे पास है, यानी 1/3 एंड 1/4, जो कि हमने यहाँ पहले ही निकाल के रखा हुआ है, आप टॉप में देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/12। सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा सेक्शन बी आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बिलो, यानी ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, e टू द पावर x इंटू
x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको f ऑफ वन की वैल्यू दे रखी है, यानी f ऑफ वन क्या है तो e+3 है। आपको fx निकालना है और अपने स्टेप्स भी दिखाने होंगे। ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है कौन से चैप्टर को करिस्पॉन्ड करेगा। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन बस आपके सामने एक प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, d ऑफ fx नाउ दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर दिया टर्म्स का मैंने और dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में कंसीडर कर लूंगा। अब इसके बाद LHS में क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो बड़े आराम से आपको fx दे देगा और ये क्या बनेगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ ब्रैकेट में देखना x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं जानबूझ के इसको इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर dx को मत भूलना। अब यहाँ पर RHS को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ये आपका फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। अगर आप समझ पा रहे हो मैं फंक्शन किसे बोल रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स को, समझे। और यहाँ डेरिवेटिव का काम कौन करेगा, तो डेरिवेटिव का काम करेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। एक सेकंड रुकना जरा, देखो ये वाला फॉर्मूला e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव अगर आपको दे रखा हो और इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ आंसर आता है e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे, तो इन सभी बातों का अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू फंक्शन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फाइनली आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है f ऑफ वन इज इक्वल टू e+3, मतलब अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो यहाँ पर f ऑफ वन बन जाएगा, ये बनेगा e की पावर 1 यानी e अपॉन x यानी 1 प्लस में c। तो LHS में f ऑफ वन का मतलब हो जाएगा e+3, नाउ दैट इज इक्वल टू e+c। तो यहाँ से फाइनली c की वैल्यू 3 आएगी। तो ओवरऑल आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, तो आपका फंक्शन जो बनेगा यहाँ पर fx विल बी इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स यानी पूरे के नीचे x ऐसे लगा लो, प्लस में c यानी प्लस में 3। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही था। अब आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर क्लियरली इसने बोल दिया है पर हमें अपने स्टेप्स भी दिखाने होंगे। देखो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं मैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा देखो इस तरीके से, यहाँ पर x यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। तो इसके बाद देखो LHS में तो ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। RHS में क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, यहाँ पर देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को t पुट करने वाला हूं, तो ये बनेगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये y, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका dt, और देखो यहाँ पर ये t और ये 1 प्लस टी। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे भैया, ये 1/2 तो है ही, यहाँ पर आपका इंटीग्रल देखो अगर मैं लिखूं 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, मैंने डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करने का कोशिश किया है, एक बार चेक करो ये ठीक है या नहीं। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वाले स्टेप के इक्वल आ जाएगा, मतलब मैंने सही किया हुआ है। तो यहाँ से y क्या बनेगा, ये 1/2, देखो यहाँ पर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln ऑफ t हो जाएगा और यहाँ पर ln ऑफ 1 प्लस टी इस तरीके से। ठीक है ना, और प्लस में c तो हमें लगाना ही होगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, ये देखो यहाँ 1/2, आपका मन करे तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, और अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप कैसे लिखोगे, ln ऑफ t
टी अपॉन 1 प्लस टी, इस तरीके से, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस फाइनली आपका आंसर आएगा 1/t ln ऑफ टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, शोन बिलो इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ y इज 0 व्हेन x इज 3। ठीक है, ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए बोला हुआ है जब x की वैल्यू 5 होगी। चलो जरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे हम कंपेयर कर देते हैं, देखो इस वाले फॉर्म के साथ, समझे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू आपके लिए 1/x मिल रहा है, और q ऑफ x का वैल्यू है 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका log ऑफ x, देखो इस तरीके से q ऑफ x का वैल्यू है। यहाँ पर p ऑफ x तो मिल ही चुका है, तो बस अपना इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल लो, यानी e टू द पावर, ये देखो 1/x dx ऐसे लिख लो। ये क्या बनेगा, e की पावर ln ऑफ x, मतलब फाइनली आंसर x आ जाएगा, समझे। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फंक्शन q यानी 1/x स्क्वायर, ये आपका log ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस में c, ठीक है। LHS में हो जाएगा xy, यहाँ पर होगा 1/x log ऑफ x, और dx तो लगा ही हुआ है, प्लस में c, इसे मत भूलना। देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं log ऑफ x को t पुट कर दूं, तो यहाँ से क्या बनेगा, dx अपॉन x, नाउ दैट विल बी इक्वल टू dt, समझे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, xy इज इक्वल टू, देखो dx अपॉन x यानी dt हो गया, और log x को आपने t तो माना ही है। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, xy इज इक्वल टू log ऑफ t, समझे, प्लस में c। तो ओवरऑल आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पर, xy इज इक्वल टू log ऑफ t, t का मतलब क्या था बच्चों, तो इट वाज log x, इस तरीके से, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन भी है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, क्या बोला है, y0 अगर x3 होगा, तो चलो यहाँ से काम शुरू करो, y की जगह 0 और x की जगह 3 यहाँ पर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, log ऑफ 3 का मॉड, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैं मॉड को हटा दे रहा हूँ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस log ऑफ log 3, इस तरीके से। तो अब यहाँ से आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी x इंटू वाई, देखो इस वाले स्टेप में c की वैल्यू पुट करेंगे हम, x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ log x, ठीक है ना, और यहाँ पर c की वैल्यू, तो वो क्या है, माइनस log ऑफ log 3, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था अगर x की वैल्यू 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे 5, ठीक है। जैसे ही x की जगह 5 पुट करोगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 5y, यहाँ पर ये क्या बनेगा, log ऑफ log 5, इसका भी मॉड हटा दिया मैंने, और ये है आपका log ऑफ log 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको y निकालना है, तो ये क्या बनेगा, 1/5, या तो ये पूरा क्वांटिटी एज इट इज लिख दो, या फिर यहाँ पर आपके लिए क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपके लिए log का प्रॉपर्टी, देखो log m माइनस log n, इस तरीके से, एक सेकेंड रुको, यहाँ ब्रैकेट लगा लूं, log m माइनस log n, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ m अपॉन n, ऐसे, ठीक है। तो बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये रहा आपके सामने बच्चों, और ये कहाँ से है,
three vertices A, B, D of a parallelogram ABCD are given by this and this. The area of a parallelogram ABCD is 6 square units. Using the vector method, मतलब वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m. m कहां पर है? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा m-3 है ना, पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट में आपको m दिख रहा होगा। आपको यहां पर अपने स्टेप्स दिखाने होंगे। चलो जरा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए किस तरीके से सिचुएशंस हमारे पास होंगी। चलो इस तरीके से अपना डायग्राम बना लो। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड डी इस तरीके से लिख लेंगे। पॉइंट ए क्या है? 0, -3 एंड 3। पॉइंट बी क्या है? तो यहाँ -5, देखो माइनस यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ध्यान से लिखना, ठीक है। फिर है आपका m-3 और फिर है आपके लिए 0। यहाँ पर C तो है ही नहीं। और पॉइंट D क्या है बच्चों? पॉइंट D है 1, -3, 4, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया हमें दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वेक्टर AB फाइंड करने वाला हूँ। वेक्टर AB क्या आएगा? यहाँ -5 और ये -0 यानी -5 i कैप ही रहेगा। m-3 और यहाँ पर -3 हो जाएगा, यानी ये आपके लिए प्लस mj कैप देके जाएगा। यहाँ पर प्लस mj कैप ऐसे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 0, -3 यानी -3k कैप। वेक्टर ए बी आ चुका है। अब यहाँ से वेक्टर ए डी को भी निकाल लो, ठीक है। वेक्टर ए डी क्या आएगा? 1, -0 यानी ये रहा। यहाँ पर आपका जे कैप वाला इसमें भी कटेगा और फिर क्या होगा बच्चों? 4, -3 यानी +1k कैप, इस तरीके से। समझे बच्चों? क्लियर है? अब यहाँ पर मैं वेक्टर ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा वेक्टर ए डी के साथ। इसकी जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, वो क्या हो जाएगा? इस पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है ना। तो वहां तक बाद में पहुंचेंगे, पहले जरा इसकी वैल्यू निकाल लूं। यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर ए बी में आपको आई, जे और के कैप के कोफिशिएंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर -5, यहाँ m और यहाँ -3, यहाँ चेक कर लो बच्चों, ठीक है। वेक्टर ए डी में 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर i और ये क्या बन जाएगा आपका m-0 यानी ये बनेगा आपका mi कैप, ठीक है। फिर -j कैप के साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा -5, -5 + 3 यानी ये बन जाएगा -2, -2 यानी प्लस का 2j कैप, ठीक है। अच्छा, k कैप के लिए क्या बनेगा? ये 0, ये 0 -mk कैप, यानी चेक कर लो, इस तरीके से आपके सामने ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। ये जो पूरा वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये एरिया दे रखा है 6, यहाँ चेक कर लो, समझे कि नहीं। अब चलते हैं आगे और यहाँ पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों? ये बनेगा आपका m², ठीक है, प्लस में 4 प्लस में m² पूरे का √, समझे। दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2m² प्लस में 4, नाउ दैट इज इक्वल टू 36। समझे? मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फर्दर आप क्या कर सकते हो? 2m² = 32 यानी यहाँ से बनेगा m² = 16, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4, ठीक है। क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि m की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 9 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी दिख गया मुझे, चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहा है? वेक्टर आर एंड वेक्टर एस यूनिट वेक्टर्स हैं। तो चलो लिख लो, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड भी 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वांटिटी भी आपको दे रखा है, तो इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा,
यहाँ पर स्क्वायरिंग का मतलब हो जाएगा वेक्टर आर प्लस वेक्टर एस का डॉट इसी के साथ, समझे। चलो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। आर डॉट आर क्या होता है, देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका आर डॉट एस, यहाँ पर एस डॉट आर, यहाँ पर एस डॉट एस का मतलब देखो ऐसे हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 2, समझे। अच्छा यहाँ पर ये 1, ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये भी आपका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको बता रखा है ना यूनिट वेक्टर। अच्छा यहाँ पर ये 2, तो फाइनली आपको यहाँ से मिल जाएगा आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इसका ध्यान रखना, बाद में जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट में द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 4 2 8 वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, -2 एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस वेक्टर एस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से देखो यहाँ पर ये 0 और ये 0 हो जाएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बनेगा 8 इंटू 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। यूनिट वेक्टर पहले ही बता रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये देख लो। अच्छा फिर यहाँ पर माइनस वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, यानी देखो 1 ही रह जाएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 8 - 1 यानी 7। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा सेकंड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमसे एंगल पूछा गया है वेक्टर आर और एस के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें ये तो पता ही है कि आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर 0 होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये भी पता है कि आर वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, एस वेक्टर भी नल वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसका क्लियरली मतलब हुआ कि अभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो वेक्टर आर मस्ट बी परपेंडिकुलर विद वेक्टर एस, समझे। तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल विल बी π/2, यानी आप इसे 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है, the vector form of equations of two lines L1 and L2 are given like this. Show that L1 and L2 are skew lines. तो चलिए जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले L1 की हेल्प से अगर मैं यहाँ पर वेक्टर A1 लिखूं तो क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 2i कैप माइनस k कैप, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर B1 क्या आएगा, -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब इसके बाद जरा L2 लाइन में भी देख लो, तो यहाँ पर वेक्टर A2 क्या आएगा बच्चों, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से वेक्टर B2 भी लिख लो, तो वेक्टर B2 क्या है, i कैप -2k कैप, ठीक है। अब देखो अगर लाइंस स्क्यू होंगी, अगर लाइंस स्क्यू होंगी तो A2 - A1 वेक्टर ये जो आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप B1 क्रॉस B2 के साथ निकाल लो, इसके साथ अगर निकाल लो तो ये पक्का 0 नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, इफ लाइंस L1 एंड L2 आर क्यू लाइंस, तो अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन बन जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं जरा। यहाँ पर A2 - A1 सबसे पहले ये निकालो, A2 - A1 क्या आएगा, ये रहा A2 ये रहा A1, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, दिस इज -i कैप, ये आपका प्लस में 3j कैप, यहाँ पर 2k कैप और ये हो जाएगा आपका 3k कैप, ठीक है। अब जरा B1 क्रॉस B2 ये भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर i कैप j कैप ये रहा k कैप, तो यहाँ पर B1 का मतलब हो जाएगा 0 - 2 1 और B2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये 0 और ये -2। चलो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये आपका
ये बनेगा 4i कैप सबसे पहले ये, फिर आपका माइनस जे कैप लगेगा, यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस यानी प्लस का जे कैप हुआ, चेक करो। फिर इसके बाद आप के कैप के पास जाएंगे तो के कैप और यहाँ पर 0 माइनस ऑफ -2 यानी प्लस का 2k कैप। इस तरीके से आपको b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब जरा यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इस चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैं चेक करूंगा a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा। तो यहाँ पर ये क्या था, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर, ठीक है, b1 क्रॉस b2 वाला वेक्टर। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये -4, यहाँ पर 3 और ये आपका 6 प्लस 3 यानी 9 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 5, समझे, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस द लाइन्स L1 and L2 must be the skew lines, समझे। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये बात ना पता हो, कंसेप्ट ना पता हो, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलें आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, सेक्शन सी की स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 11, इसे हमें इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये जो 4x² माइनस 8x प्लस 3 है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। 4 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस 3/4। एक बार चेक कर लो, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आप इसे लिख लोगे x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 3/4 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फर्दर क्या होगा 4, यहाँ पर ये बनेगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर, चेक करके देख लो, और यहाँ एलसीएम लोगे तो -1/4, जिसे आप -1/2 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, समझे बच्चों। क्लियर हुआ। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अपने इंटीग्रल में वापस लौटो। तो आपका इंटीग्रल देखो अब ऐसा लगेगा, यहाँ पर dx पहले से ही है, नीचे आपका ये 4, आप चाहो तो इसे बाहर कर दो। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, देखो ऐसे, ठीक है। और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का है तो यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लिखना मत भूलना। ये 1/4 फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन x² माइनस a² वाला क्या होता है 1/2a। यहाँ पर क्या होता है लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a पूरे का मॉडुलस, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही है। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो 1/2a, a का मतलब है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 यानी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। लिखने का मन हो तो लिखो, वरना छोड़ भी सकते थे, 1/1 आएगा ना। अच्छा यहाँ पर लॉग, अब क्या करेंगे हम x माइनस a, यानी x माइनस 1 को हम x की तरह ट्रीट करेंगे, तो x माइनस 1 माइनस 1/2 यानी क्या बनेगा x माइनस 3/2, समझे। इसके बाद x प्लस a, यानी ये रहा x और ये रहा प्लस a, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, डिनोमिनेटर में चेक करो, दिस विल बी x माइनस 1/2, समझे। और यहाँ पर प्लस में c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट ऐसे लिख दो, ठीक है। चलते हैं आगे जरा, यहाँ पर क्या होगा 1/4 एज इट इज। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देख लेते हैं जरा। यहाँ पर लॉग ये क्या बनने वाला है आपका, ये बनने वाला है 2x माइनस 3, लिख लो 2x माइनस 3 अपॉन 2, और ये बनने वाला है 2x माइनस 1 अपॉन 2। वो अपॉन 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बारे में मत सोचो। ये आपका लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4 जैसे ही अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पर 5 डालना पड़ेगा, क्या बनेगा 5 2 10 माइनस 3 यानी 7। अच्छा नीचे क्या बनेगा
5 टू ज़ा 10 -1 यानी 9, यानी क्या बनेगा ये देखो इस तरीके से माइनस लॉग। अब जरा लोअर लिमिट डालो तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 टू ज़ा 4 -3 यानी 1, और नीचे डालोगे 2 टू ज़ा 4 -1 यानी 3, यानी क्या बनेगा log ऑफ 1/3। देखो ऐसे आ जाएगा। आपका मन करे तो यहीं पर छोड़ दो या फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। तो कैसे होगा 1/4 ये रहा, ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा log 7 माइनस log 9, ठीक है ना। अब जब log 9 लिखोगे तो उसे आप log ऑफ 3² लिख सकते हो, यानी देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस में log ऑफ 3, आप चेक करके देखो माइनस log 1/3 है ना, तो ये बनेगा माइनस log 3, तो यहाँ पहले से ही माइनस है यानी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फाइनली इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4 ये रहा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा log 7, ठीक है, log 7, और ये हो जाएगा माइनस में log 3, समझे। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखो कि log 7 माइनस log 3, या तो ऐसे लिखो या एक स्टेप और लिख लो कि 1/4 log ऑफ 7/3। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने फिर से। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, शोन बिलो इज अ पैराबोला। ये पैराबोला है आपके पास बच्चों। पैराबोला का इक्वेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज y² = x, समझे। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो भी रीजन आपके लिए यहाँ पर शेड करके दिखाया गया है उसकी वैल्यू आपको पता करनी है, उसके एरिया की वैल्यू, ठीक है। और हमें अपने स्टेप्स भी दिखाने हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी शेडेड रीजन है तो यहाँ पर इसको लोकेट कर लेता हूँ। 0 मतलब ओरिजिन हो गया, ये A और ये B, यहाँ पर C ले लो और यहाँ पर D ले लो। देखो जो एरिया आपको फाइंड करना है ना, इस समय जो आपको दिख रहा है वो क्या है, OABCO, ये ऊपर वाला एरिया, फिर OCDO ये नीचे वाला एरिया। लेकिन यहाँ पर मैं किस तरीके से करूंगा ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप देखना जरा, ये जो पॉइंट C है जहां पर x कोऑर्डिनेट आपको 2 दिख रहा होगा, इस समय मैं जो एरिया निकालने वाला हूं वो कौन सा एरिया निकालने वाला हूं, देखना बच्चों। मैं यहाँ पर इस तरीके से करूंगा कि एरिया OE देखो E यहाँ पर लोकेट किया मैंने, यहाँ पर OECDO, ऐसे OECDO ये एरिया निकाल लूंगा, प्लस एरिया अब यहां से मैं क्या लूंगा ABCE ये वाला एरिया, ठीक है ना। इन दोनों को मैं निकाल के ऐड करूंगा तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला एरिया आप निकाल रहे होंगे यानी OECDO वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ठीक है ना, तो इसमें जितना एरिया ऊपर दिख रहा है उतना ही एरिया आपको नीचे भी दिखेगा। अब ये बात मुझे कैसे पता, देखो आपका जो पैराबोला है ना, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जितना एरिया ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे दिखेगा। मतलब अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल कर उसका डबल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, है ना, पहले वाले एरिया के लिए यानी OECDO के लिए। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर OECO ये वाला एरिया निकाल के, OECO ये वाला एरिया निकाल के इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया तो है ही यानी ABCEA ये वाला एरिया, समझे बच्चों, ABCEA ये वाला एरिया। अब यहाँ पर फाइनली मुझे अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर लेना है। तो ये 2 इसे मत भूलना। यहाँ पर देखो लिमिट्स क्या चलेंगी, यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पैराबोला में से चेक करो बच्चों, दिस विल बी √x, समझे, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से 3 बन जाएगा। कैसे पता चला, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका 1 यूनिट आएगा, यहाँ 4 दिख रहा होगा ना, तो बस ये 3 ही होना चाहिए। यहाँ पर ये 2 से 3 में हम ले लेंगे अगेन y dx यानी √x ही हो जाएगा।
ठीक है, y की वैल्यू पैराबोला में से निकाल ली मैंने। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ये 2 पहले से ही है, यहाँ पर क्या बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो आप इसे क्या लिख लो, इस तरीके से लिख लो, है ना। और इसमें लिमिट भी लगाना है, इसे मत भूलना, ऐसे। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, 2/3 x की पावर 3/2 और यहाँ पर आपको लिमिट्स भी लगानी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे लेके चलते हैं इसे। ये बनेगा 4/3, यहाँ पर जैसे ही 2 पुट करोगे 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। एक बार चेक करो, और लोअर लिमिट में तो हमें 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 2/3, यहाँ पर जैसे ही 3 पुट करोगे 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 2 की पावर 3/2, इस तरीके से मिल जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, ये 4/3 तो है ही, इसे आप लिख लो 2√2, समझे। अच्छा यहाँ पर ये 2/3 है, इसे हम लिखेंगे 3√3 और ये हो जाएगा 2√2। अब सुनना ध्यान से, आपके क्वेश्चन में आपको इसने पहले से बोला हुआ है कि √2 और √3 की वैल्यू हमें ये और ये यूज करनी है, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर डेसिमल में निकालना ही पड़ेगा। देखो इसको मैं पहले जरा सिंप्लीफाई कर लूँ, ये बनेगा 4 2 8 √2 अपॉन 3। ठीक है, अच्छा ये 2/3 को अंदर भेजोगे ना तो ये बनेगा -4 √2 अपॉन 3। चेक करो, 2/3 इंटू दिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 2√3 ही बचेगा। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और ये √2 और ये 2√3 पहले से ही प्रेजेंट है। वैसे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें √2 और √3 की वैल्यूज भी पुट करनी होंगी। ये रहा 4/3, यहाँ पर ये 1.4 डाल दो और ये 2 टाइम्स 1.7 डाल दो। ठीक है ना, तो चलो कुछ तो मैं कर देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ दूं क्या, चलो मैं कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 5.6/3, एक बार चेक करो बात समझ आई कि नहीं। और ये बनेगा आपका 3.4। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये तो 5.6 है ही, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यानी ये देखो एक बार 10.2 आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, अच्छा इसको हम फर्दर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 8 और ये डेसिमल और ये आपका 15, यानी फाइनली बनेगा 15.8 अपॉन में 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या आएगा, 3 5 है ना, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, मतलब आपका 2 के आगे 0 यानी 6 ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस मच स्क्वायर यूनिट्स लिख दो या यूनिट्स स्क्वायर लिख दो। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका है इस क्वेश्चन का। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल भी है और कैलकुलेशन भी लास्ट में करनी है। नॉर्मली ऐसा बोलता तो नहीं है सीबीएसई एग्जाम्स में, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है तो हम क्या करें, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई का ही है। ठीक है, चले आगे जरा आगे बढ़ते हैं और इसका एक अल्टरनेटिव है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स 2x², यानी आप इसे y इक्वल्स 2x² इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हो, है ना, यानी पैराबोलिक नेचर का ही ग्राफ है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन शो कर रहा है, जैसा कि ग्राफ अब आप ध्यान से देखो, है ना, इस तरीके से आपके सामने ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शो योर स्टेप्स। और यहाँ पर एक रिमार्क क्या है, यू नीड नॉट इवेलुएट द स्क्वायर रूट्स। चलो अच्छी बात है, एहसान किया। देखो यहाँ पर हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आपका लाइन है ना, ये वाला लाइन देखो, ये वाला जो लाइन चल रहा है, इसके लिए अगर आप नोट करें तो यहाँ पर बेसिकली x की वैल्यू 1 बन रही होगी, x की वैल्यू 1 इस पूरे लाइन में, समझे या नहीं समझे। ठीक है, अच्छा ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वाला लाइन, यहाँ देखो ये 4 है ये 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 यूनिट, यानी बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला लाइन आपको मिलेगा y इक्वल्स 5, समझे बच्चों। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे ये शेडेड एरिया फाइंड करना है तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो यहाँ पर अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं, मतलब देखो ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया जो मुझे निकालना है, तो यहाँ पर ये आपका ओरिजिन हो गया, इसे A बोलो, यहाँ पर ये पॉइंट B, यहाँ पर ये पॉइंट C, देखो यहाँ पर लोकेट किया मैंने, ये आपका B हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये C, यहाँ पर इसे आप D बोलो,
ठीक है ना, यहाँ डी, यहाँ पर ई, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पॉइंट ई हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा आपको। मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ, ये पूरा एरिया निकालो पहले, ओ ए बी सी डी ई ओ, ये पूरा एरिया निकाल के इसमें से अगर मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान से देखो किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ए सी डी ई ए, मतलब एरिया ए सी डी ई ए, ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस मेरा रिक्वायर्ड एरिया मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एरिया है ना, ये बेसिकली यहाँ पर रेक्टेंगुलर पोर्शन को बना रहा है, समझे। तो इसका एरिया बड़े आराम से लेंथ इंटू विड्थ करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन लेंथ और विड्थ क्या होगा ये पता कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करो। मोर ओवर यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया यानी ए सी डी ई ए का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इसलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आप इंटीग्रेशन का ही यूज करो, समझे। इस बात का हम फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया को लिख लेता हूँ। तो ये एरिया बेसिकली कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर लिमिट्स किसकी लूँ, y की ले लूंगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक। तो फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पैराबोला में से। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y/2, और ये पूरे का अंडर रूट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस लगाओगे, वैसे भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव x लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/√2 और ये रहा आपका √y, यहाँ पर dy। ठीक है, माइनस। अब लेंथ और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे पता करें, देखो ए ई की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, ए ई की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, ए ई इंटू ए सी ऐसे करना है मुझे। और ए ई की वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट है, यहाँ चेक कर लो ना, ये देखो यहाँ से ऐसे, समझ गए आप लोग। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पर ये देखो ओ से लेकर ई तक 2 यूनिट है, और यहाँ पर देखो ई से लेकर डी तक ये कितना यूनिट चलेगा बच्चों, देखो 2, यहाँ पर ये 4 है, मतलब ये 5 होगा। कहने का मतलब ये रहा 5, यहाँ 4 और ये 2, तो ये टोटल कितना यूनिट बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका यहाँ पर 3 यूनिट, मतलब किसकी वैल्यू, ईडी की वैल्यू, या फिर आप इसे एसी की वैल्यू भी कह सकते हैं, समझे। तो रेक्टेंगल के डायमेंशंस मिल चुके हैं, यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/√2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, y⁴/2 अपॉन 3/2, यानी ऐसे लिखो, और ये रही आपकी लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर ये 1 और ये 3, ये वैल्यूज मैंने पुट कर ली हैं। यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, ऊपर आपका √2 आ जाएगा, नीचे आपका 3। यहाँ पर जैसे ही अपर लिमिट डालोगे तो 5√5 माइनस 0 ऐसे हो जाएगा, -3, यानी फाइनली क्या बन जाएगा, 5√10 अपॉन 3 -3, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, शोन बिलो आर द इक्वेशंस ऑफ 2 प्लेन्स, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। इज द पॉइंट -2, -3, -1 क्लोजर टू प्लेन 1 और प्लेन 2, शो योर वर्क। देखो ये रहा आपका पहला प्लेन और ये रहा दूसरा प्लेन। दूसरे प्लेन को जरा मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा बच्चों आपके लिए, ये बनेगा 2x - 11y -10z -6, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इसके अलावा इस वाले प्लेन को भी फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये बनेगा 6x + 3y + 2z + 12 = 0। ठीक है ना, ये आपका पहला प्लेन और ये आपका दूसरा प्लेन। जो आपका पॉइंट है इसे पॉइंट P मान लो, यानी ये रहा मेरा पॉइंट P। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर पॉइंट है x1, y1, z1, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम किसी प्लेन से निकालते हैं, और मान लो आपका जो प्लेन है उसका इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0, तो इस प्लेन से आपको अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दिस इज ax1
प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D पूरे का मॉडुलस लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या आता है, अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है मुझे। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फर्स्ट प्लेन ये फाइंड करूं, इसे डिस्टेंस D1 बोल दूं, तो यहां पर ये क्या बनने वाला है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद देखो 6 इंटू -2, ठीक है ना, 3 इंटू -3, यहाँ पर 2 इंटू -1 और ये प्लस में 12 पूरे का मॉडुलस। अब जरा डिनोमिनेटर में देखते हैं ये क्या आएगा, अंडर रूट में यहाँ पर क्या बनेगा, ये 36 प्लस 9 प्लस 4 है ना। अच्छा न्यूमरेटर में क्या आने वाला है बच्चों, डिनोमिनेटर में पक्का 7 आएगा, देख लो यहाँ पर 49 का रूट बन जाएगा ना। अच्छा न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये बनेगा -12 और ये बनेगा आपका -9, ये -2 और ये +12, ये कैंसिल होगा, यानी ये बन जाएगा -11 का मॉडुलस, यानी 11/7 डिस्टेंस है। तो आप इसे यूनिट्स में लिख सकते हो, अच्छी बात है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अपने पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे प्लेन से भी निकाल लेते हैं। यानी मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम प्लेन 2, इसे मैं डिस्टेंस D2 मानूंगा। ये रहा सेकंड प्लेन, तो 2 इंटू -2 डायरेक्टली लिख दूं क्या, चलो लिख लेते हैं, 2 इंटू -2 यानी -4, -11 इंटू -3 यानी प्लस का 33 आ जाएगा, -10 इंटू -1 यानी प्लस का 10, -6 पूरे का मॉडुलस। और नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आपका 121 और ये आपका 100, इस तरीके से आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बनेगा बच्चों, यहां से जरा न्यूमरेटर में देख लो क्या होने वाला है, ये 10 -6 यानी 4 -4 खत्म, यानी 33 का मॉडुलस यानी 33 ही रहेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखते हैं ये क्या बनने वाला है बच्चों, 121 प्लस 4 यानी 125 प्लस 100 यानी 225 का अंडर रूट, यानी ये तो 15 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 15 लिख लो। अभी फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 का टेबल, यहाँ पर देखो 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 यानी 11/5 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ से जरा D1 और D2 की वैल्यू मैं डेसिमल में पता कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्या यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.5 अप्रोक्स लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ये आपका अप्रोक्स आएगा। अच्छा D2 क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 2.2, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा 11/5, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब देखो इसमें से किसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि D1 आपका छोटा है, D2 आपका बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है प्लेन फर्स्ट के ज्यादा क्लोज है, यही इसने पूछा था। तो हम क्या डिक्लेयर करेंगे, देयरफॉर -2 -3 -1 इज क्लोजर, दिस इज क्लोजर टू प्लेन 1, दिस इज क्लोजर टू प्लेन 1। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं जरा और केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं जरा क्या बोला हुआ है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉर एन ऑडिशन ऑफ अ रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, interested candidates were asked to apply under one of the two musical genres, folk or classical, and under one of the two age categories, below 18 or 18 and above. The following information is known about the 2000 applications received. अब जितनी applications received हुई हैं बेसिकली उतने ही कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया होगा, है ना। अच्छा यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ये अलग से लिख लूं तो अच्छा ही रहेगा, बाद में सारी इंफॉर्मेशंस को हमें एक्सेस करने में आसानी रहेगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखो इतनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 960 ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस वर फ्रॉम द फोक जेनर। देखो 960 एप्लीकेशन फोक जेनर के लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन क्लासिकल जेनर, ये कैसे निकालोगे बच्चों, ये कैसे निकालोगे, टोटल एप्लीकेशंस इतनी हैं,
फोक जेनर में इतनी एप्लीकेशंस गई, 2000 में से 960 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो इस तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझे? आगे क्या बोल रहा है, 192 ऑफ द फोक एप्लीकेशंस वर फॉर द बिलो 18 कैटेगरी। देखो फोक जेनर में टोटल इतनी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसमें 18 साल से नीचे वाले जो एप्लीकेशंस होंगे वो 192 हैं। सो 18 या इसके ऊपर वाले एज कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशंस आएंगी, कैसे निकालोगे? टोटल एप्लीकेशंस 960 माइनस 192, तो फोक जेनर में 18 एंड अबो एज कैटेगरी में टोटल एप्लीकेशंस का पता चल जाएगा। इसके बाद बोला हुआ है 104 ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशंस वर फॉर द 18 एंड अबो कैटेगरी। अब क्लासिकल जेनर में टोटल इतनी एप्लीकेशंस हैं, उसमें से 18 एंड अबो एज कैटेगरी में 104 हैं। तो फिर बिलो 18 का कैसे निकालोगे? 1040 में से 104 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझे? चलिए ये सारी बातें मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर ये आपका फोक जेनर हो जाएगा, यहां पर ये आपका क्लासिकल जेनर हो जाएगा। तो फोक जेनर में हमें देखो इतने एप्लीकेशंस मिले और क्लासिकल में इतने मिले। ठीक है, फिर यहां पर एज के बारे में भी बात की गई है। तो एक तो है बिलो 18 और एक है 18 एंड अबो। ठीक है ना? तो बिलो 18 का मतलब कितना हुआ? देखो यहां पर फोक वाले में 192। समझे? तो फिर 18 एंड अबो कैसे निकलेगा, मैं पहले ही समझा चुका हूं। यहां पर 960 में से 192 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 768। समझे? एक बार इनको ऐड भी करके देख सकते हो, टोटल 960 आना चाहिए। अच्छा, यहां पर 104 एप्लीकेशंस मिली हैं क्लासिकल जेनर में 18 एंड अबो एज कैटेगरी के लिए। मतलब यहां पर देखो 104 आ जाएगा। सो बिलो 18 के लिए क्लासिकल जेनर में कितनी एप्लीकेशंस आएंगी? 1040 में से 104 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 936 एप्लीकेशंस। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा? इवेंट्स एज्यूम करूंगा। ठीक है, चलिए जरा इवेंट्स किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं इवेंट्स लेने वाला हूं। इवेंट एफ मैं मान लूंगा कि द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन द फोक जेनर। द एप्लीकेशंस इन फोक जेनर, इस तरीके से। इवेंट सी ले लो कि द एप्लीकेशंस आर इन क्लासिकल जेनर, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा फिर यहां पर कुछ इवेंट्स और ले लो। जैसे मैं इवेंट ए ले लेता हूं, यहां पर इवेंट ए ले लेता हूं कि यहां पर एज कैटेगरी क्या है? एज कैटेगरी इज बिलो 18। ठीक है, इसको मैंने इवेंट ए मान लिया। और एक इवेंट बी ले लो कि एज कैटेगरी इज 18 एंड अबो। इस तरीके से मैंने इवेंट्स एज्यूम कर लिए। अब सबसे पहले मेरे से पूछा क्या गया है, यहां पर देखो जरा फर्स्ट पार्ट में, what is the probability that an application selected at random is for the 18 and above category provided it is under the classical genre। यानी ए पार्ट में मुझे क्या निकालना पड़ेगा? देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट इट इज फॉर द 18 एंड अबो एज कैटेगरी। 18 एंड अबो यानी पी ऑफ बी निकालना है, प्रोवाइडेड दैट इट इज अंडर द क्लासिकल जेनर। यानी देखो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब सुनना, क्लासिकल जेनर में टोटल एप्लीकेशंस कितनी है बच्चों? यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशंस कितनी है, तो 1040। ठीक है, चलो ये तो आपकी टोटल एप्लीकेशंस हो जाएंगी। और इसमें इवेंट बी मतलब 18 एंड अबो एज कैटेगरी के लिए कितने हैं, तो 104। देखो इस तरीके से, बस यहां पर बड़े आराम से आप कैलकुलेशन करके 1/10 यानी 0.1 लिख सकते हो। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है, यहां पर पढ़ो क्या बोल रहा है, एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी अंडर द बिलो 18 कैटेगरी। ठीक है, बिलो 18 कैटेगरी यानी इवेंट ए की बात कर रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अंडर द फोक जेनर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फोक जेनर यानी पी ऑफ एफ ओवर ए, ये आपको पता करना है। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे बेस थ्योरम। समझे? बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा बी पार्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर आपका आ जाएगा पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ए ओवर एफ।
समझे कि नहीं? अच्छा, नीचे क्या आएगा? पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ए ओवर एफ। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर क्या होगा? पी ऑफ यहां पर हम ले लेंगे, अब क्लासिकल जैनर की हम बात करेंगे तो यहां पर पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए ओवर सी, इस तरीके से। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज भी हम यहां पुट कर देंगे, बट एक बात ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है, तो 2000। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो पहले ही मैंने बता दिया। जरा पेज को मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं, यहां वैल्यूज पुट करनी है मुझे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो P ऑफ F, तो P ऑफ F का मतलब हुआ 960, यहां देख लो 960, और यहां पर टोटल कितने थे, तो 2000 एप्लीकेशंस हैं। P ऑफ A ओवर F, इसका प्रोबेबिलिटी, यानी देखो यहां पर फोक जेनर में इतने हैं जिसमें इवेंट ए का मतलब ये हुआ एज कैटेगरी इज बिलो 18, बिलो 18 वाले कितने हैं बच्चों, 192। समझे? अब ये सारी चीजें हमें नीचे भी लिखनी होंगी, तो चलो लिख देते हैं। यहां पर ये आएगा 960 अपॉन 2000 इंटू 192 अपॉन 960। ठीक है, प्लस P ऑफ C, तो क्लासिकल वाले यहां पर कितने हैं बच्चों, 1040, और टोटल आपके 2000 तो हैं ही, इनटू अब यहां पर P ऑफ A ओवर C, A ओवर C यानी बिलो 18 की बात हो रही है, तो यहां पर कितने हैं, तो 936, और यहां पर 1040, इस तरीके से। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, काफी अच्छा कैलकुलेशन बनने वाला है। चलो हम करके देखते हैं जरा, लेकिन ध्यान से करोगे तो इजीली हो जाएगा। देखो 960 और 960 कैंसिल होगा, ये 2000 और ये 2000 और ये 2000 भी कैंसिल होगा, यहां पर 1040 और ये 1040 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल यहां पर 192 ही बचेगा न्यूमरेटर में, यहां पर भी 192 बचेगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा फाइनली, एक बार देखो हमने कैंसिल क्या क्या किया, यहां पर 936 बच जाएगा। अब यहां से फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस पूरे को ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करने वाला हूं। यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, यानी यहां पर 4 8 जा 32 ऐसे आ जाएगा, यहां पर भी 48 आएगा, प्लस यहां पर करोगे तो 2, यानी यहां पर 3 और यहां पर 4। देखो इस तरीके से फाइनली आपको मिलेगा। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, दोनों को मैं डिवाइड करने वाला हूं 6 से। तो यहां पर ये 8 हो जाएगा, यहां पर 8 प्लस यहां पर 6 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, यहां पर 9, देखो ऐसे हो जाएगा, यानी 8 अपॉन 47। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना? तो ये देख लो, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा, सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। इवेंट्स मैंने किस तरीके से एज्यूम किए हैं, और बाकी सारा डाटा हमने क्वेश्चन में से एक एक लाइन पढ़ते हुए किस तरीके से यहां पर डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, don't forget to hit the like button of this video and share this video with all of your classmates. Also, subscribe to this beautiful channel of yours and turn all the notifications on so that you get all the important videos updates regularly. ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, be good, take care, all the best. Thank you.